नमस्ते। तो हम अब अध्याय 3 में पढ़ने वाले हैं दूसरी कहानी जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो कहानी है ये लिखी है फ्रेडरिक मैकार्थी फोर्सिथ ने। तो हम पहले इस लेखक के बारे में यानी कि फ्रेडरिक मैकार्थी फोर्सिथ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो फ्रेडरिक मैकार्थी फोर्सिथ जो थे वह एक अंग्रेजी उपन्यासकार और पत्रकार थे और उन्होंने बहुत सी ऐसी किताबें और ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिनको बेस्ट सेलर जो कि बेस्ट सेलर लिस्ट में आई हैं और 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो उनके ऐसे शीर्षक हैं, जो उनकी ऐसी कहानियाँ हैं, वह फ़िल्म में अनुकूलित करी गई हैं, यानी कि उनका फ़िल्म एडेप्टेशन भी है। दो 2006 तक उन्होंने 30 से भी ज़्यादा 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में 70 मिलियन से भी ज़्यादा पुस्तकें बेची थी। अब हम इस कहानी के विषय के बारे में बात करते हैं। तो जो ये कहानी है उसमें जो हमारे लेखक हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ, उन्होंने वह लेखक तो है ही पर वह कहानी के कथावाचक भी हैं। यानी कि इस कहानी के नरेटर भी हैं। तो वह अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि जब वह पेरिस से लंदन वापस आ रहे थे हवाई जहाज़ में, तो उनका एक बहुत ही रहस्यमय अनुभव रहा है और बहुत ही अनोखा एक अनुभव जिसके बारे में वो इस कहानी में बताते हैं, जिसका वर्णन करते हैं। तो जब वह अपने हवाई जहाज़ में उड़ान ले रहे थे, तो एक तूफ़ान की वजह से काले बादलों ने उन्हें घेर लिया था, जो कि एक पहाड़ की तरह लग रहे थे। और उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं था क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था इतने तूफ़ान की वजह से। उनका कंपास बंद हो चुका था और जो उनका रेडियो था वो भी ख़राब हो गया था। उन्होंने पेरिस कंट्रोल से भी मदद माँगने की कोशिश करी पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब वह तूफ़ान में ही उन्हें अचानक से एक और हवाई जहाज़ दिखता है, उड़ते हुए। तो ये जो अजीब-सा हवाई जहाज़ था, जो लेखक हैं और जो कथावाचक हैं, वह इसका पीछा करते हैं और यही हवाई जहाज़ है ये जो अपरिचित ये जो अपरिचित हवाई जहाज़ था, यही कथावाचक को सुरक्षा तक पहुँचाता है और उनकी लैंडिंग करवाता है। जब लैंड करने के बाद जो लेखक हैं और जो कथावाचक हैं, उन्होंने जब कंट्रोल सेंटर में जाके पूछा तो उन्हें ये बताया गया कि तूफ़ान में उनका अकेला एक हवाई जहाज़ था जो उड़ रहा था और कोई हवाई जहाज़ या विमान उस समय नहीं उड़ रहा था हवा में। अब बात ये है कि यह हवाई जहाज़ आया कहाँ से फिर? कौन था वो व्यक्ति जिसने लेखक से उनका पीछा करने को कहा और वह उन्हें सुरक्षित छोड़कर कहाँ गायब हो गया था? ये वो सवाल हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं इस कहानी में और इसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अब जो लेखक हैं इन्होंने जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, इन्होंने फर्स्ट पर्सन में ये कहानी लिखी है, यानी कि लेखक अपना ही कोई अनुभव बता रहे हैं और वही इस कहानी के कथावाचक यानी कि नरेटर हैं। तो जो चंद्रमा था वह पूर्व दिशा से निकल रहा था उनके पीछे यानी कि लेखक के पीछे और आसमान में सितारे चमक रहे थे और एक भी बादल नहीं था। वह बहुत खुश थे कि वह आसमान में अकेले थे और बाकी की पूरी दुनिया सो रही थी। वह अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ में उड़ान ले रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड वापस आ रहे थे। वह जो
आने वाला त्योहार था उसके बारे में सोचकर खुश हो रहे थे और अपनी फैमिली के साथ वक़्त बिताने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने घड़ी को देखा और उन्होंने देखा कि उस समय 1:30 हो रहा था सुबह, यानी कि 1:30 हो रहे थे। 1:30 हो रहे थे सुबह के। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें जल्द ही पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि अब जब वो हवाई जहाज़ से बाहर देख रहे थे तो उन्हें जो शहर था उसकी लाइट्स और उसकी जो चकाचौंध रोशनी थी वह दिख रही थी। उन्होंने अपना रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DSO-88, जो कि उनके विमान का नाम था। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अपने रास्ते पे हूँ इंग्लैंड वापस आने के, ओवर। तो रेडियो से तभी तुरंत जवाब आया, DSO-88, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपको 12 डिग्री पूरब दिशा में अब मुड़ना होगा। ईस्ट आपको 12 डिग्री पश्चिम दिशा में मुड़ना होगा। ईस्ट है पूर्व दिशा, वेस्ट है पश्चिम दिशा। फिर जो लेखक है उन्होंने अपने मैप को, यानी कि अपने नक्शे को देखा और अपने कंपास को देखा और उन्होंने जो उनका दूसरा और आखिरी ईंधन टैंक था, यानी कि फ्यूल टैंक था, ईंधन, फ्यूल यानी कि ईंधन, तो जो उनका आखिरी और दूसरा ईंधन टैंक था उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह अपने हवाई जहाज़ यानी कि डकोटा को लेकर 12 डिग्री पश्चिम दिशा में मुड़ गए इंग्लैंड की तरफ। और वह सोच रहे थे कि वह नाश्ते के समय तक तो पहुँच ही जाएँगे और वह एक अच्छा अंग्रेज़ी नाश्ता करेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और वह बहुत ही आसान उड़ान थी। वह अब 150 किलोमीटर दूर आ चुके थे पेरिस से और तब उन्होंने बादल देखना शुरू करे, जो कि तूफ़ानी बादल थे। यानी कि स्टॉर्म क्लाउड्स। वे बहुत ही विशाल थे और ऐसा लग रहा था कि वह काले पहाड़ उनके सामने खड़े हुए हैं आसमान में। वह तूफ़ानी बादल जो थे, वह काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। उन्हें पता था कि वह इस तूफ़ान और ये जो बादल हैं, तूफ़ानी बादल, उनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकते हैं और उनके जो हवाई जहाज़ था, यानी कि जो उनका विमान था, उसमें इतना ईंधन नहीं था कि वह दक्षिण अ, या फिर उत्तर दिशा ले सकें। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। और उन्होंने सोचा कि उन्हें पेरिस वापस जाना पड़ेगा, पर उन्हें नहीं जाना था और वह वो नाश्ते जिसके बारे में वो सोच रहे थे, वह चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि वह ये रिस्क लेंगे। रिस्क यानी कि वह ये जोखिम उठाने पर तैयार हो गए थे और उन्होंने अपने जो डकोटा है, यानी कि जो उनका विमान था, उसे लेकर वह सीधा तूफ़ान में घुस गए। बादलों के अंदर सब कुछ काला हो गया, एकदम अंधेरा हो गया था। और कुछ भी देखना नामुमकिन था। अब जो उनका पुराना विमान था वह इधर-उधर जंप कर रहा था, इधर-उधर घूम रहा था, क्योंकि तूफ़ान का जो प्रभाव था वह बहुत तेज़ था। उन्होंने अपने कंपास को देखा और वह अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उनका कंपास जो था वो गोल-गोल घूम रहा था, यानी कि वह खराब हो चुका था। वह काम नहीं कर रहा था और जो उनके बाकी के भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, यानी कि जो उनके उपकरण थे,
वह सारे के सारे खराब हो गए थे। उन्होंने रेडियो चलाने का भी प्रयास किया, पैरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि जो रेडियो था वह भी खराब हो चुका था, बंद हो चुका था। अब उनके पास रेडियो नहीं था, उनके पास कंपास नहीं था और उन्हें ये भी नहीं दिख रहा था कि वो आखिर है कहाँ। वह उस तूफान में खो चुके थे। पर फिर उन्हीं काले बादलों में उन्हें एक और विमान दिखा। उन्हें दूसरा विमान दिखा। उसमें कोई भी लाइट यानी कि बत्तियाँ नहीं जल रही थी, पर वह तब भी उसे उड़ता हुआ देख सकते थे इतने तूफान में। और जो पायलट था उसकी भी वो शक्ल देख पा रहे थे, जो कि उनकी तरफ जो दूसरे विमान में पायलट था वो भी उनकी तरफ देख रहा था। वे बहुत खुश थे एक और इंसान को देखकर और उन्होंने अपना एक हाथ उठाकर और वेव करा, यानी कि अपना हाथ उनकी तरफ ऐसे लहराया। अब दूसरे विमान में जो पायलट था उसने उन्हें बोला फॉलो मी, यानी कि मेरा पीछा करो। तो जो लेखक या जो कथावाचक है उन्हें लगा कि इसे पता है कि मैं खो गया हूँ और ये मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। तो जो दूसरा विमान था उसने धीरे से उत्तर दिशा में अपने विमान को घुमाया ताकि वह एकदम लेखक के जो पुराना डकोटा विमान था उसके सामने आ जाए और उनके लिए उसे उसका पीछा करना आसान हो जाए। जो लेखक थे वह बहुत खुश थे एक अजीब और अपरिचित विमान का पीछा करने में, एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आधे घंटे बाद भी वह उसी विमान का पीछा कर रहे थे और अब उनके जो टैंक था उसमें इतना ही ईंधन रह गया था कि वह 5 या 10 मिनट और उड़ सकते थे। वह फिर से डरने लगे थे, पर फिर उन्होंने देखा कि जो सामने जो उनके चल रहा था विमान वह धीरे-धीरे करके नीचे जा रहा है, तो उन्होंने भी उसका पीछा किया और अचानक से वह बादलों से बाहर आ गए और उन्हें 2 सीधी लाइन देखी, अ, जो कि रनवे था, यानी कि एयरपोर्ट का रनवे। यानी कि हवाई पट्टी। हवाई पट्टी। और वे आखिरकार सुरक्षित हो गए थे। उन्होंने जो काला एरोप्लेन था उसकी तरफ देखा और पर उन्हें वह कहीं भी नहीं दिखा, जो आसमान था वो खाली था और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो काला विमान था वह जा चुका था और वह उसे कहीं भी नहीं ढूँढ पा रहे थे। उन्होंने लैंड किया और वह अपने पुराने डकोटा जो विमान था उसे छोड़कर कंट्रोल टावर की तरफ जाने लगे। उन्होंने कंट्रोल सेंटर में जाकर एक औरत से पूछा कि वह कहाँ था और वो जो दूसरा पायलट था वो कहाँ गया, क्योंकि वह उसे धन्यवाद कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से कथावाचक को देखा और फिर हंस पड़ी। दूसरा विमान, वो भी इतनी तूफान में। आज रात कोई और विमान हवा में नहीं उड़ान ले रहा था, ऐसा उस औरत ने कहा जो कि कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी। उसने कहा कि आप ही का सिर्फ एक विमान था जो हमें अपने रेडार पर दिख रहा था। तो अब लेखक ये सोचने लगे कि फिर वो कौन था जिसने मुझे सुरक्षित बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना इतने ईंधन के पहुँचा दिया था, मेरे को लैंड करवा दिया था। और वो पायलट कौन था जो इतने अजीब काले विमान में उड़ रहा था, वो भी तूफान में, बिना किसी बत्ती, बिना किसी लाइट्स के। तो ये इतनी सी कहानी थी जो कि रहस्य से भरी हुई थी।
अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये कहानी में क्या होता है। तो पहला प्रश्न है, आई टेक द रिस्क, यानी कि मैं ये जोखिम उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर जोखिम क्या है और जो नरेटर है यानी कि जो कथावाचक है वह ये जोखिम क्यों उठा रहा है। तो जो जोखिम है वो ये है कि वह तूफान में अपने विमान को लेकर जा रहे हैं। और जो नरेटर है यानी कि जो कथावाचक है वो क्यों ऐसा जोखिम उठाता है, क्योंकि वह अपने घर जाना चाहते हैं और अंग्रेजी नाश्ता खाना चाहते हैं। इस वजह से वह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो कथावाचक है उनका उनके अनुभव का वर्णन करिए जब वह तूफान में विमान में उड़ रहे हैं। तो कथावाचक का जो अनुभव रहा है जब वह तूफान में विमान में उड़ रहे हैं वो है कि जब वह तूफान में गए तो सब कुछ काला हो गया था, या सब एकदम अंधेरा हो गया था, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। और उनका जो रेडियो था और जो उनका कंपास था वह सब चलना बंद हो गया था। और उनका जो ईंधन था यानी कि जो फ्यूल था वो भी कम बचा था। तो यह उनका अनुभव रहा जब वह तूफान में अपने विमान को लेकर गए। फिर उन्होंने एक अजीब से दूसरे एक अजीब विमान का पीछा किया और वह सुरक्षित लैंड कर गए। तीसरा प्रश्न है कि जो कथावाचक है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि मैं लैंड कर गया और मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ अपने पुराने डकोटा विमान को छोड़कर जाने में। तो जो कथावाचक है वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका बहुत ही डरावना और बुरा अनुभव रहा था। ये हवाई जहाज यानी कि ये विमान उड़ाते वक्त तूफान में, इसीलिए उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ जब वह इसे छोड़कर कंट्रोल सेंटर जा रहे थे। चौथा प्रश्न है कि जो कंट्रोल सेंटर में औरत थी उसने कथावाचक की तरफ अजीब तरीके से क्यों देखा। तो जो कंट्रोल सेंटर में औरत थी उसने इसलिए कथावाचक की तरफ अजीब तरीके से देखा क्योंकि वह उससे पूछ रहे थे कि वह कहाँ थे और जो दूसरा विमान था आसमान में वह कहाँ गया, क्योंकि वह उस पायलट को धन्यवाद कहना चाहते थे। पर उस औरत के हिसाब से कोई और विमान था ही नहीं उस समय आसमान में। सिर्फ एक जो लेखक और कथावाचक थे उन्हीं का विमान इतनी तूफान में उड़ रहा था, इसीलिए उस औरत ने अजीब तरीके से कथावाचक की तरफ देखा। प्रश्न 5 है,
आपको क्या लगता है किसने कथावाचक की मदद करी सेफ़ली लैंड करने में? तो अगर हम बात करें कि हमारे हिसाब से किसने कथावाचक की मदद करी सेफ़ली घर पहुँचने में और लैंड करने में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और विमान था उस समय हवा में, आसमान में और यह सिर्फ़ जो लेखक हैं, उनका एक मन का वहम था कि उन्होंने एक दूसरे विमान को देखा और उन्होंने अंत में खुद ही की मदद करी अ, सुरक्षित पहुँचने में और लैंड करने में, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे पायलट थे। और जो कंट्रोल सेंटर में औरत थी, उसने भी यही कहा कि कोई और विमान उस समय आसमान में नहीं उड़ रहा था। तो इसीलिए वह सिर्फ़ हैलुसिनेट कर रहे थे या वह सिर्फ़ उनके मन का एक वहम था कि उन्होंने एक दूसरा विमान देखा था। ये कहानी को हम अगले बार वापस से दोहराएँगे और वापस से इसके बारे में समझेंगे ताकि हम इस कहानी को अच्छे से समझ पाएँ और हमारी जो और अगली बार हम इस कहानी को वापस से दोहराएँगे, वापस से पढ़ेंगे ताकि हमें किसी भी तरीके की शंका ना हो इस कहानी को लेकर और हमारी समझ और अच्छी हो सके। धन्यवाद।